हेलो एवरीवन, मैं प्रकाशनी दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद लॉजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोर कमेटी। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टंडन कमेटी। और ये कमेटीज़ कौन सी हैं? ये बैंकिंग कमेटीज़ हैं जो कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग को कंट्रोल और गवर्न करने के लिए बनाई गई थी बैंक्स के लिए। कोर कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई? आपकी 1979 में। और एक चीज़, कोर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टंडन कमेटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनकी वजह से ये कोर कमेटी जो है फॉर्म हुई थी। फाइन। अब इसमें क्या है कि कोर कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय आरबीआई के थ्रू फॉर्म हुई थी। क्यों फॉर्म हुई थी? कैश क्रेडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स को गवर्न करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या थी इस कमेटी की? देखो वन बाय वन। So first, the bank should obtain quarterly statement in the prescribed format. Quarterly statement in the prescribed format. That means जो भी फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में जो बैंक होंगे वो बोरोवर से उसकी वर्किंग कैपिटल का जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट लेंगे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। और ये कौन सी कंपनीज होंगी जिनकी कैपिटल क्रेडिट लिमिट 50 लाख या उससे ज़्यादा होगी। Clear? Second, the bank should undertake the periodical review of limits of 10 lakh and the above. तो जो कंपनीज का जो लिमिट 10 लाख या उससे ज़्यादा होगा उनका बैंक खुद से पीरियोडिकल रिव्यू लेंगी। मतलब बैंक खुद जा करके हर एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, पीरियोडिकल का मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड इंटरवल पे जा करके वो चेक करती रहेंगी। Third, banks should not bifurcate cash credit accounts into demand loan cash credit components. कैश क्रेडिट कंपोनेंट और डिमांड लोन, इन सबको क्या है, बैंक जो है बाइफिकेट कैश क्रेडिट अकाउंट्स में ही करेगा। कैश क्रेडिट अकाउंट में इनको बाइफिकेट नहीं करेगा, इनके लिए अलग से नॉर्म्स बनेंगे। फिफ्थ क्या है? बैंक शुड डिस्करेज सैंक्शन ऑफ टेम्परेरी बिल लिमिट्स बाय चार्जिंग। बैंक क्या करेगी? जो टेम्परेरी लिमिट्स होती हैं बिल्स चार्जिंग की, उन पर कोई बार बार चेंजेस नहीं आएंगे। उसकी जगह क्या होगा? एडिशनल 1% इंटरेस्ट ओवर द नॉर्मल रेट। जो बार बार चेंजेस नहीं होंगे, जो एक नॉर्मल रेट होगा उससे 1% एक्स्ट्रा हम चार्ज करेंगे। सिक्स्थ रिकमेंडेशन क्या थी? द बैंक शुड फिक्स सेपरेट क्रेडिट लिमिट। सेपरेट क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या है कि बैंक जो है हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से उसकी जो मिनिमम लिमिट है उसके हिसाब से उसकी एक क्रेडिट लिमिट बनाएगी। और क्रेडिट लिमिट किस हिसाब से बनाएगी? एक बनाएगी पीक लेवल को देखते हुए कि जिस टाइम पे बोरोइंग्स अपनी पीक पे होंगी, जहां पर बहुत सारा मतलब लोग उधार ले रहे होंगे। और दूसरा नॉन पीक लेवल। नॉन पीक लेवल का मतलब जब डिक्लाइनिंग फेज चल रहा होगा। क्लियर है? एंड सेवेंथ, बैंक शुड टेक स्टेप कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट्स इनटू अ बिल लिमिट्स टू फाइनेंसिंग सेल। तो क्या कर सकती है ये? कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट इनटू बिल्स लिमिट, मतलब बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग का भी यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट कमेटी, एक चीज बच गई कोर कमेटी में। कोर कमेटी में एक चीज हमेशा याद रखना, कोर कमेटी टंडन कमेटी की ड्रॉबैक्स की वजह से आई है। और कोर कमेटी में टंडन कमेटी का सेकंड नॉर्म एज इट इज फॉलो हुआ है। भाई सेकंड नॉर्म कौन सा है मैम जो एज इट इज फॉलो हुआ है? तो ये वाला जो नॉर्म है, सेकंड नॉर्म आपका ये है कि जो बैंक्स हैं वो 100% मनी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो नॉर्म एज इट इज फॉलो हुआ है। देन आफ्टर आती है आपकी मराठे कंपनी। तो मराठे कंपनी में क्या है? रिव्यू ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी हुआ। यहाँ पर लाइसेंसिंग होना शुरू हो गई थी। जो बैंक्स अपने बरोवर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे थे, तो बरोवर्स के पास भी एक लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ, एक लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया कि हाँ ये बिजनेस है, इस बिजनेस का ये लाइसेंस है, उसको दिखा करके आप लोन ले सकते हो। क्लियर? फिर क्या हुआ? ये ना कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बना हुआ था। हेड कौन थे इसके? एसएस मराठे हेड थे इसके। ठीक, एसएस मराठे हेड थे इसके। और कैसे किसके थ्रू फॉर्म हुआ था? तो आरबीआई बोर्ड के थ्रू ये फॉर्म हुआ था। समझ गया? आरबीआई बोर्ड के थ्रू फॉर्म हुआ था। हेड थे एसएस मराठे। कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फॉर्म हुआ था। और क्या हुआ था? लाइसेंसिंग पॉलिसी इसमें एक सेट हो गई थी। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया था। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स होती क्या है?
तो कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से वर्क करती हैं, और ये बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए बनती हैं, फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के लिए। थर्ड, अचीविंग प्रिस्क्राइब्ड वायबिलिटी नॉर्म इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल इनिशियल मेंबरशिप। तो अभी क्या है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत स्पेसिफाई होने लगी अब धीरे धीरे। शेयर कैपिटल डिसाइड कर दी गई, मेंबरशिप की फीस वगैरह डिसाइड कर दी गई, पैरामीटर सेट कर दिए गए, टाइम लिमिट जो है सेट कर दी गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकिंग कमिटीज़ जो 1 बाय 1 बैंकिंग कमिटीज़ आती गई वो स्टैंडर्ड होती गई धीरे धीरे। नेक्स्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम टू जनरेट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर टाइमली डिटेक्शन ऑफ सिकनेस। कुछ बहुत सिंपल सा इस लाइन का मतलब है कि जो है अल्टीमेटम जाने लगे लोगों के पास, जो लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू हुए, रिमाइंडर कॉल्स जाने लगी। तो ये क्या हुआ, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आ गई अपना पैसा रीपे करने के लिए, वापस लेने के लिए। फिर आपकी आती है दहेजा कमेटी। दहेजा कमेटी 1968 में फॉर्म हुई थी, ये सबसे पहली कमेटी थी जो फॉर्म हुई थी। इसमें क्या था कि बोरोवर डिसाइड्स हाउ मच वुड बोरो। इसमें बोरोवर क्या था, बोरोवर डिसाइड करता था कि उसे कितना बोरो करना है। बैंकर डज नॉट, बैंकर्स को नहीं डिसीजन, मीन्स मैं डिसाइड करूंगी मुझे कितना पैसा बैंक से लेना है, बैंक नहीं डिसाइड करेगा कि उसे कितना पैसा मुझे देना है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या था, बोरोवर ओरिएंटेड कमेटी ने बताया था। बैंक क्रेडिट इज ट्रीटेड एज कंसीडर ऑफ फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही दिमाग में आया कंपनी खोलनी है, दूसरा दिमाग में आया पैसा कहाँ से आया, तीसरा सोल्यूशन दिमाग में आया बैंक देगी। ठीक, तो उस टाइम पे ये वाला सीन हुआ था, ये जो फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस देखा गया था। थर्ड क्या था, अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड एज बेस्ड ऑन द कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल एंड नॉट द लेवल ऑफ ऑपरेशंस इन द बोरोवर। यहाँ पर जो उधार पैसा दिया जा रहा था वो सिक्योरिटीज़ को देख करके दिया जा रहा था कि उनके पास कितनी सिक्योरिटीज़ हैं जो हमसे उधार लेगा, ना कि ये देख कर कि वो क्या काम करेंगे और उस काम में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो दहेजा कमेटी आई थी ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाई थी, इसलिए ये कमेटी तुरंत ही हटा दी गई थी। और इस कमेटी के बाद आपकी टंडन कमेटी इंट्रोड्यूस हुई। टंडन कमेटी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो आपकी कोर कमेटी आई। कोर कमेटी के बाद आपकी मराठे कंपनी आई। तो क्या हुआ, 1 बाय 1 ये लूप होल्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, लूप होल्स हटाने के लिए कमेटीज़ पे कमेटीज़ आती रहती हैं और इन कमेटीज़ में अमेंडमेंट्स भी होते रहते हैं। सो आपके MBA के कोर्स में ये 5 आपकी जो कंपनी कमेटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से टंडन कमेटी और दहेजा कमेटी और कोर कमेटी, ये 3 कमेटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उन क्वेरीज़ के लिए, और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, समझ में आ गई है थ्योरी, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।